नमस्कार, आप देख रहे हैं शहबाज लाइव दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खैर, मार्केट में आज साल की आखिरी एक्सपायरी तो कटेगी, लेकिन मार्केट में अब वॉलेटिलिटी के नाम पर सिर्फ वही 50-60 पॉइंट ही दिख पा रहे हैं इंडेक्स में। लेकिन आज 3-4 अहम चीजें और भी होने वाली हैं, जरा उस पर भी ध्यान रखिएगा। आज पहली बार तो एक तो सरकार ने जो कल फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही थी उसमें थोड़ा और गंभीर हो गई है। अब सरकार ये कह रही है कि 50,000 करोड़ अतिरिक्त जुटाएगी बॉन्ड के जरिए। कल इस खबर से बाजार के अंदर एकाएक झटका लगा और हमने 5 ही मिनट के अंदर निफ्टी के 50 पॉइंट गवा दिए। आज एसएक्स निफ्टी में तो बढ़त है। देखना होगा आज का सेशन एक्सपायरी के दिन कैसे रहता है, क्योंकि आज दिसंबर वादा की एक्सपायरी है और इस साल की भी आखिरी एक्सपायरी है और ठीक बजट से पहले इस एक्सपायरी की बड़ी अहमियत है। और आज शाम को सेबी की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें संस्थागत निवेशकों को कुछ आराम, कुछ उनके नियम हल्के करके उनका निवेश बढ़ाया जा सकता है, खासकर म्यूचुअल फंड्स में। तो ये आज 4 अहम ट्रिगर हैं जो बाजार के सामने हैं। लेकिन मीर, कल फिर से जी बिजनेस का व्यू बिल्कुल सटीक साबित हुआ। ना तो कल बाजार को 5,500 के पहुंचने की जल्दी दिख रही थी, ना ही 450 को तोड़ने की जल्दी दिख रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। और कल इनफैक्ट आपने देखा होगा कि 10,490 पर ही निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया और वहीं जाकर ये बंद भी हुआ। लेकिन देखिए, आज का जो सेशन है उसे आपको स्टैंड अलोन बेसिस पर देखना चाहिए। इससे आप कोई ट्रेंड एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते जनवरी की सीरीज के लिए। देखिए, कल जो 10,490 होल्ड हुआ है, आज के लिए भी ज़रूरी है कि उस लेवल को बाजार टिका के रखें। और वॉलेटिलिटी खैर आज एक्सपेक्टेड है, बिकॉज एक्सपायरी है, साल की आखिरी एक्सपायरी है वैसे भी। लेकिन जो ईयर एंड सेलिंग होती है वो मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो अगर 10,490 के नीचे भी जाता है एक बार के लिए निफ्टी, तो 10,450 पर तो नजर रखनी ही चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा 10,400, जहां पर सेकंड लार्जेस्ट ओपन इंटरेस्ट इस समय पुट्स में खड़ा है। तो वो आपके लिए ऑब्वियसली बहुत क्रिटिकल लेवल बन जाता है। नाउ ऑन टॉप ऑफ इट, देखिए जो कंसर्न्स है ना इस समय, वो मैक्रो कंसर्न है। अब आज क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है कि बाजार इसे पूरी तरह से भुना नहीं पाए, लेकिन इसका ओवरहैंग आपको अगली सीरीज में देखने को मिलेगा। और इसीलिए ब्रॉडली अगर आप देखें तो आने वाले कुछ सेशंस के लिए आई थिंक थोड़ी बड़ी रेंज आपको रखनी चाहिए इंडेक्स पर। 10,400 से लेकर 10,600 का दायरा है जिसके बीच में निफ्टी झूल सकता है। और इंटरनेशनल क्यूज वैसे ही काफ़ी फ्लैटिश हैं। सो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ये मार्केट आप ट्रेड कर सकते हैं, लोअर एंड पर बाइंग करके फटाफट आप ऊपर अपना मुनाफा वसूल सकते हैं। लेकिन जो मैक्रो कंसर्न्स है जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, राइजिंग क्रूड और उसी के साथ साथ फिस्कल संभावित बढ़ोतरी फिस्कल डेफिसिट में, ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जिस पर बाजार फोकस करना चाहेगा। और कल आपने जो कहा वो सही था, कल क्लोजिंग में ये देखने को मिला भी मार्केट में, क्योंकि बाजार इस समय द लास्ट थिंग दैट मार्केट वांट्स इज कि आपकी अर्निंग रिकवरी शुरू हो, उससे पहले फिस्कल डेफिसिट के एक्सपांड होने का ट्रिगर मार्केट में अगर आ गया तो इसे झेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मार्केट के लिए। आदित्य नायर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे यही समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट ये मार्केट के लिए और सरकार के लिए अब क्यों इतना अहम हो चुका है। आदित्य, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये बात सरकार की बिल्कुल क्लियर थी, सरकार करना तो चाहती थी मैनेज कहीं ना कहीं से, लेकिन इस तरह से होगा कि जीएसटी कलेक्शन 5 महीने के निचले स्तरों पर और उसके बाद सरकार को आनंद फानंद में ये कहना पड़ जाए कि बॉन्ड के जरिए 50,000 करोड़ जुटाना चाहती है। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, कुछ हद तक रेवेन्यू साइड में जो टाइटनेस थी वो तो हम देख ही रहे थे पिछले कुछ महीनों से कि जो इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि कितनी ग्रोथ होगी जीएसटी के बाद। दूसरी बात, इनकम टैक्स कलेक्शंस भी बजटेड ग्रोथ पे कम एक्सपेंड कर रही हैं और एक्साइज में भी कट हुई है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी कुछ जगह लग रहा है कि प्रेशर हो सकता है। तो थोड़ा ये इंडिकेशंस तो थे कि रेवेन्यू साइड में जो बजट टारगेट है वो शायद थोड़े मिस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कल जो बोरोइंग फिगर इंक्रीज किया गया है उसका कोई हमें इट्स नॉट अ नेसेसरी कंक्लूजन फ्रॉम दैट कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगा। बोरोइंग होती है, फिस्कल डेफिसिट होता है। लेकिन लाइवलीहुड की हायर बोरोइंग इसलिए करी गई है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मिस हो सकता है, वो तो डेफिनेटली है। अब हमें ऑब्वियसली Q4 में इंडायरेक्ट टैक्सेस पिछले सालों की तरह ज्यादा बढ़ते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। नॉर्मली Q4 सबसे बड़ा क्वार्टर होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो अगर जीएसटी रिव्यू में भी वही पैटर्न रिपीट होता है तो हो सकता है कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल अभी की आशंका अभी करी जा रही है वो इतनी बड़ी ना हो। तो कितना फिस्कल डेफिसिट टारगेट से बढ़ेगा वो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन सर्टनली अगर बोरोइंग पहले के हिसाब से बढ़ गई है तो हो सकता है कि जो लाइवलीहुड है कैपिटल डेफिसिट को अपने बजट टारगेट रीच करने का वो पहले से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल अदिति, साथ ही दो तीन चीज। एक तो जो जीएसटी कलेक्शन में हमने एक स्लिपेज देखा है, 5 महीने का लोएस्ट कलेक्शन इस बार भी हमने देखा है। सो टू थिंग्स, वन इज क्या उसके चलते अब जीएसटी स्लैब्स में बहुत बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी सरकार की कम हो जाएगी? एंड सेकेंड, ये जो एडिशनल बोरोइंग का आंकड़ा है, नाउ वी अंडरस्टैंड कि अभी से थोड़ा गेस करना मुश्किल है कि फिस्कल स्लिपेज कितना हो सकता है इसके चलते, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि सरकार का फोकस इस चीज पर ज्यादा रहेगा कि डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस जो है उसे और स्पीड अप किया जाए, एडिशनल डाइवेस्टमेंट किया जाए, और साथ ही पीएसयूज जो कैश पे बैठे हैं उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है एडिशनल डिविडेंड सरकार को देने के लिए। देखिए, डिवेस्टमेंट को तो अगर और स्पीड अप किया जा सकता है या फिर अगर और पीएसयूज हैं जिनमें डाइवेस्टमेंट अभी इस साल के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर फास्ट ट्रैक करी जा सकती है, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट कैन कंसीडर। जो डिविडेंड की बात है वो तो आपको पीएसयू वाइज देखना पड़ेगा कि जिसके अपने कैपेक्स प्लान्स हैं और जिसके पास अभी अगर इमिनेंट प्लान नहीं है और वो आपको थोड़ा डिविडेंड अभी इस साल ज़्यादा दे सकता है, वो तो थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि कहाँ पे एक्चुअली सरप्लस कैश है जो यूटिलाइज जल्दी में नहीं होने वाला। अदर देन दैट आई थिंक अभी यही जैसे आपने कहा कल थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो थी, लेकिन जीएसटी रेट जो कटे हैं शायद इसकी वजह से नवंबर के कलेक्शन जो 26 तारीख को अनाउंस किए गए थे वो 5 महीने के लो पर आए हैं। और जब तक ये पूरी रिजीम सेटल नहीं हो जाती, जब तक थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती कि किस तरह की एक्चुअली ग्रोथ सेटल हो रही है ईयर बिल के बाद और बाकी सारे जो चेंजेस हैं उसके बाद, तब तक शायद अभी स्लैब को और चेंज नहीं करना चाहिए। आई थिंक अभी रेवेन्यू कंसिडरेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो perhaps that should be the priority। बिल्कुल। चलिए अदिति, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच हमारे साथ विकास सेठी जुड़े हैं और साथ ही ब्रिजेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। विकास, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए बॉन्ड मार्केट में भी जो इस समय रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे अगर आप देखें, और कल ये जो आंकड़ा आया है एडिशनल बोरोइंग का, उसके बाद ये डर कुछ हद तक है मार्केट में, गेस वर्क मार्केट का थोड़ा बढ़ गया है कि इस बार बजट में फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा कहां जाकर बैठेगा, और ये कंसर्न ऐसी है जो शायद जनवरी में थोड़ा मार्केट का मूड खराब कर भी सकती है। गुड मॉर्निंग मिहिर, गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल, जो कल जब 2-2:30 बजे के आसपास जब ये अटकलें या जब ये न्यूज़ आने लगी कि सरकार का जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसके अंतर्गत वो 50,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले सकती है, तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव था बाजार के लिए। और इसके कारण से आपका मानना सही है कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था 3.2% का, उसको एक्सीड करेगी बाजार सरकार। हो सकता है वो 3.5% या 3.6% भी हो जाए। बट मुझे लगता है ये जो फिस्कल ईयर है ये एक पाथ ब्रेकिंग ईयर है, जहां पे टैक्स काफ़ी बदलाव टैक्स रिजीम में हुए हैं, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार अभी यहाँ से लेके मुझे लगता है इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक ये जो डाइवेस्टमेंट के अपने एजेंडा को थोड़ा और गति दे सकती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, पीएसयूज जो भारी कैश पे बैठे हैं उनसे डिविडेंड भी ले सकती है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है स्लिपेजेस फिस्कल डेफिसिट के फिगर में जरूर होंगे, बट उतनी चिंता की बात मुझे नहीं लगती है। मुझे लगता है बाजार में वोलेटिलिटी जरूर रहेगी जनवरी की सीरीज में, बट मेरी अभी भी राय यही रहेगी कि कोई भी अगर एक सब्सटेंशियल गिरावट आती है इस खबर के ऊपर, तो वो बिल्कुल एक खरीदारी के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है अप टू इन द रन अप टू द बजट बाजार में एक अच्छी तेजी यहां से और बनेगी। हालांकि ये कल की न्यूज़ के बाद भी मैं आज भी ये मानता हूं कि आज भी हमारी एक्सपायरी 10,550 के आसपास होनी चाहिए, और एक्सपायरी के बाद से जो क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे इस क्वार्टर के, उसमें मुझे लगता है जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे हिंदुस्तान लीवर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनसे नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। तो आई एम एक्चुअली कंफर्टेबल विद द मार्केट्स, और मुझे लगता है कोई भी गिरावट में तेजी करने की ही सोचनी चाहिए। क्योंकि मिहिर आज डेरिवेटिव एक्सपायरी, तो हमने एक एक्सपायरी का पोल भी किया जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस मार्केट का व्यू क्या दे रहे हैं।
जो आपका भी आज व्यू था कि आज बिजनेस में कि ये बात रह सकती है कि 10,500 के आसपास होगा, यही 10,500 से 580 की रेंज 50% जानकार, यानी कि करीब हमने अगर 50 जानकारों से बात की तो 25 जानकार यहां पे आके टिक रहे हैं कि 10,500 और 580 के बीच में एक्सपायरी कटेगी। अगर नहीं भी होता तो जो आपने दोनों सपोर्ट बताया कि 450 400 तक भी है, ये क्रिटिकल लेवल है, वहां पे 30% और आ गया, यानी कि बाजार का 80% तबका ये कहता है कि बाजार के अंदर ना तो बहुत ज्यादा बढ़त 580 के ऊपर कटने की उम्मीद है, ना ही ज्यादा 450 के नीचे जाके एक्सपायरी कटने की उम्मीद है। तो आप ये मान के चले ब्रॉड रेंज में करीब 50-60 पॉइंट के बीच में इस बार की एक्सपायरी कट जाएगी, जो आज के मौजूदा भाव की क्लोजिंग है। अब एक बार जरा एफआईज और डीएस का कामकाज भी देख लीजिए। क्वांटम कम हुआ मिहिर, उन्होंने कल फिर से कुछ खरीदारी की, लेकिन डीआईज उसके उलट खरीद बिकवाली में आ गए, लेकिन दोनों का ही क्वांटम कम है। एक्सपायरी से ठीक पहले अगर आपको 100-125 करोड़ 200 करोड़ का वॉल्यूम मिले और एफआईज का नेट वॉल्यूम कैश में, तो ये तो एक ब्रोकिंग हाउसेस भी कर देते हैं, तो एक ज्यादा वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो हमने वादा के एफआईज का कामकाज देखा, उसमें सिर्फ एक इंडेक्स के फ्यूचर्स में थोड़ा सा एक्टिव कामकाज हुआ है। ये ऑन एन एवरेज 500 करोड़ होता है, इस बार थोड़ा डबल दिखा 1377 करोड़, लेकिन ये भी ज्यादा क्योंकि है नहीं, क्योंकि एक्सपायरी से पहले टिक पिलिंग मिलता ही है सर। बिल्कुल। चलिए, अब आज के दिन हालांकि एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन ऐसे में आप ट्रेड कहां पर कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो रजत हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं, बताइए रजत। जी बिल्कुल, पहला एक्सिस सिक्योरिटीज थॉमस कुक पे बुलिश है। उनका मानना है कि कल जिस तरीके की तेजी इस स्टॉक पे देखने को मिली, गिरते बाजार में दिन की उच्चतम स्तर की क्लोजिंग थी और रिकॉर्ड लेवल्स की क्लोजिंग है, इनफैक्ट यहां से तेज हो सकता है। 266 270 का एक टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 254 का आपको कैरी करना होगा। और एक और स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन, देखिए बार बार रिकमेंड हो रहा है ये स्टॉक, वो इसलिए क्योंकि लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट प्ले हुआ है स्टॉक में, अच्छी तेजी बन रही है अब इस स्टॉक में। 143 से 145 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 132 का आपको यहां पर लगाना होगा। इन्वेस्टर पॉइंट डीसीबी बैंक, इस स्टॉक में तेजी बन सकती है, आज के सत्र में उनका टारगेट है 206, स्टॉप लॉस 196 का लगाएं इस स्टॉक पे। और साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल डेरिवेटिव मार्केट पे जो हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, इनमें खरीदारी अब बढ़ गई है। अपोलो हॉस्पिटल 1230 का टारगेट है और 1190 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। आईडीबीआई कैपिटल की दो कॉल्स हैं और दोनों ही कैश मार्केट पे हैं। पहला है डीसीएम लिमिटेड, आज का टारगेट दे रहे हैं 118, स्टॉप लॉस 112 का फॉलो करें। और दूसरा है दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक्स वैसे भी काफी अट्रैक्टिव हैं, बजट से पहले खरीदारी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। दीपक फर्टिलाइजर आज के लिए खरीदते हैं तो 420 का टारगेट है और 398 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये कुछ एक कॉल से इस पे ध्यान रख सकते हैं। वापस कुछ फर्टिलाइजर शेयर एक्टिव हो गए हैं, जरूर इस पे ध्यान दिया जा सकता है। मेरे साथ ब्रजेश सिंह भी हैं। ब्रजेश, शुक्रिया समय देने के लिए। आज आपकी सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाली कॉल कौन सी है? एक ऐसा शेयर जिसमें आप जरूर ट्रेड करना चाहेंगे या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और मिहिर जी। देखिए, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, मेरा मानना तो यही है, फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है, जिसमें सन फार्मा अच्छा लग रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे, सन फार्मा एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे में 510 520, ऊपर में 555 और 565। कल के सत्र में हमने ये देखा है कि कल उसने एक अच्छे वॉल्यूम के संग में 575 के आसपास में बंद दिया है। तो ये दर्शाता है कि इसमें अभी मोमेंटम नया लेग ऑफ अपस्विंग स्टार्ट हुआ है। तो समवेयर अराउंड 570 572 के आसपास में बाई करने की सलाह रहेगी। 555 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट 2 to 4 ट्रेडिंग सेशन। मुझे लगता है कि एक बार 600 का लेवल, और अगर थोड़ा सा और व्यू एक्सटेंड करते हैं तो 625 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो 625 के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मंथ टाइम फ्रेम। बिल्कुल। विकास, आप कोई ट्रेडिंग आइडिया देना चाहेंगे क्या इस समय? नहीं, बिल्कुल मीर, मैं तो बाजार पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है वैसे तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि बाजार वीक नहीं खुलेंगे, बाजार तेजी के साथ ही खुलने वाले हैं। बट मुझे लगता है अगर आज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दो स्टॉक मुझे चूज करना पड़े तो एक तो मेरी राय रहेगी फोर्टिस के ऊपर। मुझे लगता है जिस तरह से निचले स्तर से इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आई है, बिल्कुल आज भी कैरी होनी चाहिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को बाजार खुलते ही खरीदना चाहिए। मेरा आज का टारगेट रहेगा 165 रुपए का। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा कम्युनिकेशन का। ये स्टॉक भी अपने जो एक खबर आई थी रिसेंटली, जहां पे बोर्ड ने जो अपने रियल एस्टेट जो लैंड के डीमर्जर को मंजूरी दी है, उसके बाद से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, स्टॉक करेक्ट हुआ था, बट वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी कल हुई है। मुझे लगता है रिकवरी एक्सटेंड होनी चाहिए। मेरा इसमें भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी और आज का टारगेट रहेगा 720 रुपए का। ठीक है, फोर्टिस हेल्थकेयर के अंदर तो एक अच्छी बात यह भी है कि आज वायदा बैन में भी नहीं है, आपको फ्यूचर्स में मिल जाएगा। ये कल भी वायदा बैन में नहीं था, इस वजह से भी कल काफी अच्छे से पुल बैक इसके अंदर आया ट्रेड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। एक बार एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। ये 31 पॉइंट ऊपर है 10,525 के ऊपर, और 10,500 की जितना ही ऊपर रहता है मार्केट के लिए भी अच्छा ही है। लेकिन हाँ, आज एक्सपायरी है। कल हमने वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी फिर से एक बार स्पाइक होते देखा है, तो ऐसे में कुछ एक जो ट्रेडिंग आइडियाज हैं उसी पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन डिम्पी, अभी जो एक्सपायरी की चीजें बता रहे थे, डेटा बता रहे थे, इस बार और आई थिंक अगली सीरीज दोनों के लिए जो निफ्टी बैंक है वो काफी क्रिटिकल एंड टू सम एक्सटेंट गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में रोल ओवर के हिसाब से अगर आप देखें ना, पहले मैं आपको रोल ओवर दिखाता हूं क्योंकि इस बार का रोल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। 43% का अब तक रोल ओवर है, ये कम है, ये एवरेज से कम है। आपको याद होगा पिछली बार का रोल ओवर भी कम था। जब रोल ओवर कम होगा ना, तो आप एक चीज समझ लीजिए, बाजार एक तरफा करेगा जो भी करेगा, क्योंकि पुरानी पोजीशंस को लेके नहीं आता। जो भी बनाएगा नया बनाएगा और इसी को ही कर देगा सेटल। तो रोल ओवर का मतलब आपकी सारी की सारी पोजीशंस यहीं कट रही हैं, खत्म हो रही हैं, आगे नहीं जा रही है, ना ही प्लस ना ही शॉर्ट, दोनों ही नहीं जा रहा आगे। तो इस बार की जनवरी की सीरीज जब आप बजट से ठीक पहले ट्रेड करेंगे, अर्निंग्स के बीच में ट्रेड करेंगे, तो अपने पुराने सौदों को ज्यादातर लोग लेके नहीं आ रहे हैं। एक तो पहली बात यह है, इसलिए सीरीज अपने आप में एक्टिव रहने वाली है जनवरी, ये पहला इंडिकेशन दिखता है। अब आपने बैंक निफ्टी की बात पूछी। मीर बैंक निफ्टी इकलौता इंडेक्स ऐसा है मार्केट के अंदर जहां पे कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है। आप सरकारी बैंकों के जितने भी हमने रोल ओवर का डाटा देखा या उनका ट्रेड देखा, कहीं पर भी कोई भी पुल बैक या फिर पॉजिटिव साइड का रोल ओवर नहीं है। तो इसलिए बैंक निफ्टी से आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए कि अगली बार भी आपको सपोर्ट करेगी। इस बार बकायदा डिस्काउंट तक है बैंक निफ्टी में। अगर आप पहले हमको जो एक्सपायरी के आसपास प्रीमियम मिलता था वो अब डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गया। और जनवरी और दिसंबर दोनों के ही फ्यूचर्स हमने आपके लिए रखे हैं। अगर आप दोनों में ही देखेंगे ना, तो कोई बहुत ज्यादा उलटफेर की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि उसमें भी जो प्रीमियम है वो सिर्फ 10 पॉइंट का है 25,000 के इंडेक्स के अंदर। तो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट में जब तक बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आती, आप बैंक निफ्टी से कोई उम्मीद मत कीजिए कि ये 26,000 या फिर 26,000 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हां, एक चीज तय है कि शायद 25,500 के 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे के स्विंग आपको ये जरूर देगा। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उम्मीद खैर अब ये कर सकते हैं आप यहाँ पर कि ये स्विंग आपके लिए क्रिएट हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि आज मार्केट अगर वाकई 10,550 के ऊपर निकल जाता है और अच्छे संकेत देता है, तो फिर वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और इसके लिए उन स्टॉक्स को देखना जरूरी है जहां पर आज खबरें हैं। तो सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, बताइए। शुक्रिया मेहर। देखिए, सबसे पहले तो टीसीएस से जुड़ी हुई एक खबर आई है जहां पे एंटी अमेरिकन 22 इनके ऊपर एक केस दर्ज कर सकता है। दरअसल कैलिफोर्निया फेडरल कोर्ट में कंपनी का एक केस चल रहा था। वो लॉ सूट जो है वो कंपनी हार गई है और उसके आधार पर शायद अब इसके ऊपर जो केस है वो चल सकता है। तो टीसीएस अभी क्वांटम नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एक नेगेटिव सेटबैक जरूर या एक सेंटिमेंट जरूर कंपनी के लिए क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा कोल्टे पाटिल के लिए एक अच्छी खबर है जहां पे केकेआर के साथ कंपनी ने एक टाइप किया है, और जो टाइप किया गया है कंपनी के पुणे टाउनशिप को लेकर किया गया है। कोल्टे पाटिल का मेजर बिजनेस जो है वो पुणे से ही आता है। रफली 193 करोड़ रुपए की एक टाउनशिप है जिसको लेकर कंपनी ने केकेआर के साथ करार किया है। पॉजिटिव स्टॉक के तौर पे, पॉजिटिव खबर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा रिद्धि सिद्धि ग्लूको, आमतौर पर इसका नाम ज्यादा आता नहीं है। कंपनी जो फूड ऑयल है उससे रिलेटेड कारोबार के अंदर है। ये डीलिस्ट करने को बोर्ड ने मंजूरी दी है इस कंपनी के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि जो फ्लोर प्राइस है वो 510 रुपए तय किया गया है। 637 का मौजूदा स्तर है, 510 का फ्लोर प्राइस है। तो यहां से करीब करीब 120 रुपए नीचे का फ्लोर प्राइस तय किया गया, जो एक रफली 19% डिस्काउंट पर है। तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर आज शेयर में आता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा आज आपको नजर रखनी होगी तमाम कॉपर बेस्ड कंपनीज के ऊपर भी, क्योंकि जो कॉपर के प्राइसेस हैं वो 4 साल के हायर लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। दरअसल चीन से जो इंपोर्ट है उसके अंदर एकाएक सर्ज आया है जिसकी वजह से डिमांड कॉपर की बढ़ी है, और ये ट्रिगर है। इसके आधार पर कॉपर के जो प्राइसेस फिजिकल मार्केट में 3-3.5% ऊपर, 3-3.5 साल के ऊपरी स्तरों के आसपास कल ही पहुंच गए थे, आज 4 साल के करीब पहुंच चुके हैं। तो वैसे भी LME भी जो दाम है वो जून 2014 के लेवल्स पर है। क्रूशियल खबर है, कल हिंदुस्तान कॉपर में अच्छी तेजी थी भी, शायद आज भी हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर कुछ एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, वहां पे आप नजर रखें। रिलायंस कम्युनिकेशन में जहां पर जो पेंडिंग इंसॉल्वेंसी केसेस हैं वो हटने की उम्मीद अब कंपनी ने जताई है,
उनका कहना है कि जो डेट रिजोल्यूशन प्लान उन्होंने दिया है उसके आधार पर अब जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो शायद हट जाए। वैसे भी रिलायंस कम्युनिकेशन 2 दिन में 70% चल चुका है, पॉजिटिव खबर है, लेकिन कॉशियसली इसमें आप ट्रेड करें। और आखिरी में एक खबर एक्सिस बैंक पे, जहां पे सेबी ने बैंक के जांच के कुछ निर्देश दिए हैं। ये दरअसल जो व्हाट्सएप पे इनके जो नंबर्स लास्ट क्वार्टर के फ्लोट हुए थे और ऑलमोस्ट सिमिलर से नंबर्स फ्लोट हुए थे, उस ग्राउंड पर सेबी ने जांच की बात की और अगले 3 महीने में एक रिपोर्ट सौंपने के ऊपर भी कहा गया है। एक्सिस बैंक के लिए थोड़ा सेटबैक रह सकता है, आप पर नजर रखिए, थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिस पे आज कहीं ना कहीं न्यूज़ है और न्यूज़ का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके जरा इस न्यूज़ का कुछ ट्रेडिंग में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कोल्टे पाटिल कितना चलेगा सर? केकेआर के साथ करार किया ब्रजेश और ये 193 करोड़ पे जुटाना चाहते हैं टाउनशिप को लेकर। देखिए डिम्पी जी, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। 359 पे बंद हुआ है। मेरा मानना ये है कि अगर ये 345 या 348 के ऊपर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली बाय और डिप की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। एनीथिंग क्लोजिंग अबव 362 या ट्रेडिंग अबव 365 स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टचिंग 380। ठीक है, एक और शेयर है कल डॉक्टर रेड्डीज, इसके अंदर भी अच्छा मूव आया था। अभी आप कह भी रहे थे कि 40s के अंदर विकास अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये फार्मा में 40s के अलावा डॉक्टर रेड्डीज आपको ठीक लग रहा है क्या? क्योंकि रिपोर्ट भी आ चुकी है 2800 तक के वापस टारगेट की। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, कल के सत्र में देखा गया कि मोरलेस सभी फार्मा कंपनीज ने अच्छा किया था। जो बाजार में फैग एंड में गिरावट आई थी उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। तो डॉक्टर रेड्डी के लिए तो न्यूज़ भी पॉजिटिव है, तो वहाँ पे बिल्कुल एक तेजी बननी चाहिए। इसके अलावा भी मुझे लगता है सन फार्मा में बहुत अच्छा एक मोमेंटम बना है। फिर बायोकॉन मुझे करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही बायोकॉन में एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो मेरी राय में बायोकॉन में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल। इस बीच ये जो कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स हैं इसमें ब्रिजेश हमने कल भी ठीक ठाक रुझान देखा था। आज के लिए आपका व्यू है कोई हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पर? हिंदुस्तान कॉपर के बारे में मैं यही कहूंगा कि इट्स बीन ट्रेडिंग नियर द अपर बैंड ऑफ द बॉलिंडर बैंड। 9615 के ऊपर बंद हुआ है। एनीथिंग अबव 9650 ऑन ट्रेडिंग वन कैन टेक अ बाय कॉल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 94। मेरा मानना ये है कि स्टॉक पोटेंशियल है आपको 103 104 के लेवल दिखाने के लिए, बट एक माइल्ड रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 99 के आसपास में। बट स्टिल ट्रेंड इज पॉजिटिव, वन कैन टेक अ बाय साइड ऑन इट। आज फिर से क्या आईडीएजी के शेयर्स के अंदर पर्टिकुलरली रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर का मूव आएगा? इस 70% सफिशिएंट है इस रोड मैप को, या फिर क्योंकि आज फिर से खबर ये आई है कि पेंडिंग इंसॉल्वेंसी केस हटाने की उम्मीद है, यानी कि जितने इंसॉल्वेंसी के केस पड़े थे वो हट जाएंगे। ये पॉजिटिव खबर है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए। देखिए इसमें क्या है कि अब क्योंकि कंपनी ने खुद ही ये कहा है कि ये एसटीआर से बाहर आने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें तो होंगी कि आपके एक के बाद एक आपके अगेंस्ट में जो भी केसेस हैं वो धीरे धीरे विड्रॉ होंगे। लेकिन इस बार क्या है, आई थिंक ये रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी भी प्रोटेक्ट करने का आखिरी मौका है। तो ये जो जनवरी टू मार्च की टाइमलाइन दी गई है और खुद मैनेजमेंट ने दी है, उसके बीच में जितना कामकाज हो जाएगा, जितने केसेस सॉल्व हो जाएंगे, उतना इस काउंटर के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज फिर से एक बार महीने 2 महीने बाद लोग यही सोचेंगे कि आरकॉम इतना चल गया था, उस समय मुनाफा ले लिया होता तो अच्छा होता। बिकॉज बहुत कम काउंटर होते हैं बड़े हाउसेस के, कॉर्पोरेट हाउसेस के, जहां पर इस तरह का मुंह देखने को मिलता है जो हम आरकॉम पर देख रहे हैं। यानी 70% को ना देखें, आने वाले 70% को भी देखें। हाँ, आने वाले 70% को देखें, लेकिन अगर कोई फर्म एक्शन हो तब। सिर्फ कमेंट्री पर इससे ज्यादा प्रीमियम देगा नहीं मार्केट। ठीक है, एक बार के लिए जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है और बाकी जो पीएसयूज हैं उन पर बात कर लेते हैं। विकास, क्लियरली ये जो पीएसयू कंपनीज है ना, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की नजर होगी उस एडिशनल डिविडेंड के लिए, क्योंकि देखिए 6 साल में पहली बार जो बोरोइंग का टारगेट है उसे सरकार ब्रीच कर रही है। 50,000 करोड़ अपने आप में बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटली इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो कैश रिच पीएसयू कंपनीज हैं उन पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस समय? अरे बिल्कुल मिहिर, अभी थोड़ी देर पहले भी जब हम जिक्र कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जिस तरीके से ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार मीटअप नहीं कर पाएगी, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है इस तरह के कुछ स्टेप सरकार जरूर लेगी। तो जो पीएसयू कंपनीज है जिनमें काफ़ी कैश सरप्लस है, तो उसमें बिल्कुल डिविडेंड के लिए सरकार बोल सकती है। तो उस लिहाज से ये जो पीएसयू स्टॉक्स है जहाँ पे कैश काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल की जा सकती है। तो उस लिहाज से भी बाकी मुझे लगता है पर्टिकुलर जो
सेक्टर स्पेसिफिक PSUs है जहां पे आने वाले बजट पे भी फोकस रहेगा। तो इस तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल एक नज़र रखनी चाहिए और वहां पे अगर कोई गिरावट आती है, बाजार की कोई गिरावट में आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा नहीं लगती कि डिविडेंड ही लिया जाएगा, क्योंकि जो विनिवेश का टारगेट है सरकार का, जो लक्ष्य भी है इनफैक्ट 72,500 करोड़ का, उससे 52,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर जुटाई चुकी है। तो ये शायद उनके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम शायद डिविडेंड वाला हो सकता है। ये आसानी से वो जनरेट करवा सकते हैं सरकारी कंपनी से। देखिए, ऑब्वियसली ये रास्ते तो निकालेंगे और मुझे तो लगता है इनफैक्ट कि इस बार जो डाइवेस्टमेंट का आंकड़ा है उसे सरकार सरपास कर जाएगी। मतलब 72,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। हो ही सकता है, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि 52,000 करोड़ तो ऑलरेडी हो ही चुका है। तो जो एडिशनल 20-25 हजार करोड़ का डाइवेस्टमेंट, वो भी इस तरह के मार्केट में, बिकॉज अभी तो चौथा क्वार्टर है सरकार के पास, यानी 3 महीने पूरे हैं, तो वो किया जा सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि जो बाकी PSUs हैं, कैश रिच PSUs हैं, उनकी कुछ रीजिग हो, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो, जिससे कि आपको एक एडिशनल डिविडेंड मिल जाए। तो उससे वो क्वेश्चन मिलेगा सरकार को कि इन केस फिस्कल स्लिपेज होता भी है तो वो इतना सीवियर नहीं हो। तो ये जो 50,000 करोड़ की एडिशनल बोरोइंग है, उसे सरकार डेफिनेटली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। तो बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि अगर इस बार के बजटरी स्टेटमेंट में भी अरुण जेटली जो फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य है उसे 3.2 के आसपास रख सकते हैं, तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हुआ फिर। ठीक है, 3.2 के आसपास का फिस्कल डेफिसिट। सरकार के पास 2 रास्ते, फर्स्ट इज डिविडेंड एंड सेकंड इज जो विनिवेश है। सरकार दोनों से इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा नहीं बनाने के मूड में देखती है। ये बात मार्केट भी धीरे धीरे जानेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। आशीष चतुर्मोता इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, शुक्रिया समय देने के लिए। हमने जो एक्सपायरी का पोल किया ना, उसके हिसाब से हमको ये लग रहा है कि 500-550 के बीच में सीरीज कटेगी, 580। ज्यादातर एनालिस्ट इसी पे राय रखते हैं। आपका व्यू क्या है एक्सपायरी पे आज का? गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल 10,550 के आसपास 10-20 पॉइंट इधर उधर मुझे लगता है एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा है कि एक कॉल राइटिंग 10,500 के आसपास हमें देखने को मिली थी, और कल जिस तरह से बाजार एक ऊपर की तरफ गया था, तो इन कॉल्स के अंदर में जो राइटिंग थी वो कहीं ना कहीं कवर अप होना शुरू हुई थी, पर जाते जाते बाजार ने 10,500 के आसपास की एक बंद दी। और मुझे लगता है कि आज अगर से 10,500 के आसपास खुलेंगे तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और हमें होते हुए देखने को मिलेगी, जो इसको 10,550 के स्तर तक लेके जा सकती है। तो अराउंड दोज लेवल्स मुझे लगता है एक्सपायरी जो है निफ्टी की होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, 10,500 का एक और एनालिस्ट का व्यू हमको मिल चुका है कि इसी सीरीज के इसी रेंज में आके कर सकती है अब तक निफ्टी का रोल ओवर। और हमने ज्यादा रोल ओवर, कम रोल ओवर वाले शेयर्स भी आपके लिए रखे हैं, ताकि आपको पूरा आंकलन लग पाए कि कहां पे इस बार ज्यादा रोल ओवर मिल रहा है। स्पेशली फार्मा पे इस बार में ज्यादा रोल ओवर मिल रहा है, क्योंकि ये बात सीरीज 2018 शायद हो सकता है शुरुआत में ही फार्मा को सरप्राइजिंग फैक्टर लेके आया। जैसे कल सन फार्मा चला, फोर्टिस चला, ये कुछ एक शेयर्स के अच्छे रोल ओवर हमको बनते हुए दिखे मार्केट से। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन हाँ ये भी है कि ये न्यूज़ फ्लो इटसेल्फ इतना वॉलेटाइल रहता है यहाँ पर कि उस पर आपको नजर रखनी पड़ती है। खैर और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। एक तो ये TCS, हालांकि जो खबर आई है यहाँ पर वो कोई बहुत बड़ा ट्रिगर अपने आप में नहीं है, लेकिन विकास आपका व्यू TCS पर इस समय क्या है? बिकॉज ये जो पूरा IT पैक है वो धीरे धीरे अब उस अर्निंग सीजन वाले मोड में जाएगा जो एक आध हफ्ते बाद शुरू होगा। नहीं, बिल्कुल मेरी TCS पे पॉजिटिव ही व्यू रहेगा। मेरी राय रहेगी कि अगर ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही एक छोटी न्यूज़ नज़र आती है, और अगर एक दिन पहले देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर TCS ने बैक किया था, करीबन 14-15 हज़ार करोड़ का। तो वो सबको देखते हुए मुझे TCS बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर इस न्यूज़ के ऊपर कुछ करेक्शन या कुछ गिरावट इस स्टॉक में आती है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। आई वुड रिमेन लॉन्ग ऑन TCS। और मुझे इसके अलावा भी जो IT क्षेत्र की दूसरी कंपनियां हैं, जैसे विप्रो में भी जिस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है विप्रो में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आने चाहिए, पॉजिटिव कोई ऑर्डर की विन की बात आनी चाहिए। तो विप्रो भी मुझे इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। तो विप्रो और TCS दोनों पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ठीक है, आजकल मार्केट थोड़ा कुछ ऐसा है कि हमको क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे ध्यान देना है, इसलिए थोड़े ही स्टॉक्स अगर आपको डिस्कस करके भी मिल रहे हैं ना तो चिंता की बात नहीं, यही शेयर्स आपका अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। इसलिए एक एक शेयर को गंभीरता से हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, हर रोज कहीं ना कहीं कवरेज शुरू होती है, आज कौन सी कवरेज वाली रिपोर्ट है?
महिंद्रा सीआई वो कंपनी है, जो शेयर है जिसके ऊपर कवरेज शुरू की गई है, और जो नाम आप कल भी कह रहे थे कि मोतीलाल ओसवाल अगर कवरेज शुरू करता है तो स्टॉक में एक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू करी है और जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो 297 रुपये का है। मौजूदा स्तर से करीब 19% के आसपास की अपसाइड है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कह रही है कि 3 साल से कंसोलिडेशन में थी ये कंपनी, अब जो ग्रोथ का फेज है वो लौटता हुआ दिखेगा, और इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन पे काफी फोकस किया है। बिल फॉर्ज एक कंपनी है जिसका इन्होंने अधिग्रहण किया है, उससे भी काफी फायदा हुआ क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक फिट के तौर पे वो देख रहे हैं, तो स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सन फार्मा पे भी रिपोर्ट है क्या? कल तो बहुत तेज चला है शेयर, आज हमको राय भी मिल रही है, ब्रजेश कह रहे हैं सन फार्मा बाय करें। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स भी मानता है कि अगर आप खरीदें इसमें 600 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कल इनकी एक आंख की दवा है OTX-101, उसके लिए इन्होंने यूएस एफडीए के पास अर्जी दी है, वो अर्जी इनकी एक्सेप्ट हुई है। हो सकता है इसके लिए जो अप्रूवल है वो अगले 12 महीने में आते हुए दिखे, और गोल्डमैन सैक्स मानता है कि जो दवा है वो FY20 एंड तक कमर्शलाइज होती हुई दिख सकती है, लॉन्च होती हुई दिख सकती है। लेकिन अब भी उनका एक मानना है कि हलोल इनकी जो इकाई है उसको लेके अभी भी जो क्लियरेंस है वो आना बाकी है, उसमें डिले जो हो रहा है वो एक की रिस्क है। लेकिन हाँ, जो कल दवा के लिए बातचीत आई है जिस वजह से शेयर चला था, वो एक अच्छा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। 600 रुपए तक की चाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेंचुरा की कोई रिपोर्ट है क्या? हैदराबाद इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जिसपे उन्होंने बाय रेटिंग दी है। उनका मानना है कि 1700 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 21% अपसाइड है यहाँ से। वो कह रहे हैं कि ये कंपनी फाइबर सीमेंट और रूफिंग शीट्स बनाती है जो कि इनके लिए कैश काउ है, और इसी सेगमेंट में ये कंपनी इसी साल के एंड तक, इस वित्त वर्ष के एंड तक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। एक इनका पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट भी है, वहां पे भी इस कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन की योजना है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं जिस वजह से हैदराबाद इंडस्ट्रीज पे वेंचुरा सिक्योरिटीज पॉजिटिव है। बिल्कुल। इसमें एक बार महिंद्रा सीआई पर आपकी सलाह क्या है विकास? जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है इस पर। बिल्कुल मीर, एक अच्छी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, एक अच्छी पेडिग्री है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली लंबी अवधि में यहाँ से और सब्सटेंशियल अपसाइड बिल्कुल जनरेट करेगा। मोतीलाल ओसवाल ने भी पॉजिटिव रिपोर्ट दी और मैं भी मानता हूँ कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे या कोई भी गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है ब्रजेश, ये हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL के नाम से आपको शेयर मिलेगा। 1700 का टारगेट है, शेयर अभी 1500 के भी नीचे है। आज सौदा खड़ा करें, कल की क्लोजिंग, आज की रिपोर्ट, दोनों इंडिकेट तो कर रही है शेयर आज चल सकता है। क्या करना है? 1440 और 1470 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, तो अगर ट्रेडिंग बतौर करेंगे तो 1470 का आप स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं। बट अगर सेफर बैट लेंगे तो मेरा मानना है कि थोड़ा डिप में ही खरीदना। 1475 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाई करने की सलाह रहेगी विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1440। और ऊपर में मेरे को लगता है कि एक बार ये 1520 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करें तो बुलिश व्यू बना हुआ है ऑलरेडी स्टॉक में, और एक बार इसका जो 52 वीक हाई है 1550, डेफिनेटली उसको क्रॉस करके इट वुड बी मेकिंग अ न्यू 52 वीक हाई। ठीक है, ये संदीप NTPC को लेकर भी रिपोर्ट है कोई? की रिपोर्ट है डिम्पी, उन्होंने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है और 19% अपसाइड यानी कि 211 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। देखिए वो कह रहे हैं कि कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं, रिवाइज हुए हैं नियम, जिससे अगर कम PLF रहता भी है किसी प्लांट में, जो 75% का नियम है, उससे FY14 में इनके करीब 3 प्लांट थे जो कि कम रहे थे, तो उससे इनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम रही थी, और ये जो नंबर है बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 5 हो गया था, यानी कि 5 प्लांट्स में जो इनका PLF है वो 75% से कम था। लेकिन अब जो नए नियम आए हैं जिसमें थोड़ी सी ढील दी गई है, इससे इनके जो अर्निंग्स है, जो मुनाफा है, उसमें करीब 2% के आसपास की जो सुधार है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए मोतीलाल ओसवाल पॉजिटिव है, 211 रुपए के टारगेट प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी रिपोर्ट सब आपके सामने है। संदीप शुक्रिया ये बताने के लिए। आशीष, ये NTPC एक्सपायरी का शेयर बन गया था पीछे, 3-4 एक्सपायरी आप पहले देखेंगे, हर एक्सपायरी पे कम से कम 8% का स्विंग देता था। ये इस बार तो नहीं देखने को मिल रहा। ये शेयर जाएगा भी 211 के नहीं जाएगा? डिम्पी जाएगा, पर समय लगेगा, और मुझे लगता है काफी समय लगेगा। अगर से आप इसके अंदर एक इन्वेस्टर की तरह खड़े हैं तो डेफिनेटली आपको, मुझे नहीं लगता 170 के नीचे की डाउनसाइड देखने को मिलेगी, और धीरे धीरे 200 के स्तर क्रॉस होंगे। बट एज अ ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेडर, मुझे लगता है बहुत समय लगेगा, तो इसको क्लियरली एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में अवॉइड करूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग के हिसाब से तो इसको छोड़ देना। हाँ, इन्वेस्टमेंट है, आपकी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो एक बार आप रख सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएं। बिल्कुल, इसमें खैर उसमें ज़्यादा जरूरत भी नहीं है दिमाग लगाने की, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इट्स अ सेफ बेट। एक बार रिलायंस पर बात कर लेते हैं। रिलायंस का आउटलुक इस समय आशीष आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? अगली सीरीज में क्या ये फिर से एक बार कुछ हैवी लिफ्टिंग करने के लिए तैयार है?
बिल्कुल मिहिर तैयार है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो अक्टूबर में हाई बनाया था उसके बाद से कंटिन्यूसली लास्ट 2-2.5 महीने से पूरा एक कंसोलिडेशन में जा चुका है। और जब भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाइस के पास इस तरह से कंसोलिडेट होता है तो एक बड़ी तेजी की तैयारी शुरू होती है। मेरा ये मानना है कि 900 के स्तर स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर से ये लेवल्स नहीं ब्रेक होते तो ऊपर में अब की बार ये स्टॉक 4 फिगर्स को क्रॉस करने की तैयारी में 1040 तक के पोजिशनल टारगेट मुझे लगता है स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जिस तरह से ये स्टॉक 960 ऊपर में और नीचे में 900 की 870 की एक रेंज में ऑलमोस्ट 90 रुपीस की एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है, तो जब भी ये 930 940 के लेवल्स क्रॉस करेगा मुझे लगता है आराम से 60-70 रुपए की एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो ब्रॉडली मेरा मानना है 1020 तक के टारगेट्स रिलायंस के अंदर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आज का नहीं, लेकिन आशीष अगर मेरे को जनवरी सीरीज के सौदे आज से ही खड़े करने हैं तो कोई एक बैंक जिस पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करके एक बैंकिंग का सौदा उठाना चाहता हूं तो वो कौन सा होगा? सरकारी, गैर सरकारी, सब लिमिट आपके लिए खुली है। आप कोई भी एक शेयर बता दीजिए। जी बिल्कुल डिम्पी, पिछले कुछ दिनों से हम एक स्टॉक को काफी रिकमेंड कर रहे हैं, वो है डीसीबी बैंक, जिसके अंदर क्लियरली एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और जहां तक कि अगर से किसी स्टॉक पे, बैंकिंग स्टॉक पे, जहां चार्ट्स के अंदर में बहुत अच्छी क्लैरिटी है, जहां डेटा के अंदर में बहुत अच्छी क्लैरिटी है, जहां हम देख रहे हैं रोलओवर्स काफी अच्छा हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है डीसीबी बैंक बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। 189 पे हमने कवरेज शुरू की थी, मुझे लगता है अब आपका स्टॉप लॉस 192 का रहना चाहिए, और ऊपर में स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके 220 तक के स्तर दिखा सकता है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 11-12% की तेजी इंडिकेट करता है। ठीक है ब्रिजेश, आज आप एडीएजी के किसी शेयर में ट्रेड करेंगे? आरकॉम के अलावा भी कोई दूसरा शेयर है जिसमें आप ट्रेड करेंगे आज? देखिए आरकॉम में तो डेफिनेटली तेजी बनी हुई है, जिस हिसाब से 70% लास्ट 2 डेज में गया है। आई थिंक स्टिल अगर किसी को अगर आरकॉम में बैट लगाने तो 27 वुड बी दी योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 32 रुपए तक को भी टच कर सकता है। एक दूसरा आरएन नेवल करके है 4735 के आसपास में वो बंद हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो 44 का स्टॉप लॉस है। इंट्राडे के लिहाज से बात करें तो 46 रुपीज 25 पैसे का वुड बी द स्टॉप लॉस। इंट्राडे का टारगेट 49 का पकड़ के चलिए आप, और अगर किसी का भी शॉर्ट टर्म का है तो 52 से 55 तक के बीच के टारगेट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स हैं एडीएजी ग्रुप में जहां पर आज ब्रिजेश थोड़ा सा ट्रेड करना जरूर चाहेंगे, तो आप भी बने रहिए इस बिजनेस के साथ।